हेलो नमस्ते आदाब सत क्या हाल गाइस। मैं वापस से आ गया हूँ स्टडी के बाद चैनल पे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाली। इस वीडियो का खासियत ये है ना कि आपको वीडियो 1000 मिलेंगे यूट्यूब पे इस चैप्टर से रिलेटेड। एटम्स एंड मॉलिक्यूल पे आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं। बट इसका खासियत ये है कि मैं पिछले ही बार 9th दे के आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि 9th को हैंडल कैसे करना है। आपका बेनिफिट फर्स्ट ये है। सेकंड ये है कि मेरे साइंस में 91 मार्क्स आए थे और केमिस्ट्री में मेरे एक भी नंबर नहीं कटे थे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं आपके दूर हो जाने वाले हैं। और एक बात और कि मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, इस चैप्टर में बड़ा दिक्कत उनको आता था, तो मैंने उन्हें सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए। इसके जूम मीटिंग पे क्लास ली इस लॉकडाउन में, और उनको एक भी ऐसा टॉपिक नहीं था कि जो उनका दिक्कत आया। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बन जा रहे थे। तो मैं आपको पढ़ाने वढ़ाने वाला नहीं हूँ, बस आपको मैं बताऊंगा किस हिसाब से आपको इस चैप्टर को हैंडल करना है। मैंने जितने भी मेरे नोट्स थे मैंने इस पीपीटी के फॉर्म में डाले हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वो भी डाल दूंगा। पर मैंने प्रेजेंटेशन के फॉर्म में डाल दिया है, तो मैं उसी से आपको अभी गाइड करूंगा। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइज अब आप लोग जो टॉपिक आ गया, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर में पहला टॉपिक आ जाता है हमारा व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो गाइज मैं आपको कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं बताने वाला हूँ, जो मैंने एग्जाम में मेरे एग्जाम में ये आ भी गया था। आपको पता है पहला ही टॉपिक आ गया था एग्जाम में, इसलिए मैं आपको एलेबोरेट करके बताने वाला हूँ कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है आपको मैं बताता हूँ। तो आप इसमें स्क्रीन पे देखें। देखिए आप जैसे आप जानते हैं कि एक ये आप एटम ले लीजिए, कोई भी लीजिए, लाइक हाइड्रोजन मैंने ले लिया और ये मैंने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। और ये हो गया 2 और ये हो गया 2 और इस तरीके से 1, इस तरीके से क्रिस क्रॉस होता है और ये बन जाता है H2, ये बन गया वाटर। तो ये एक सिंगल एलिमेंट था, एक सिंगल एलिमेंट ये अकेला था, ये भी बिल्कुल अकेला था। जब ये मिलकर एक पूरा कंपाउंड बना लिया, एक वाटर बना लिया, कंपाउंड बन गया ये। तो ये जो कंपाउंड बना, ये क्रिस क्रॉस हुआ और यहाँ पे कंपाउंड बना और इसकी वैलेंसी लिखी गई। ये सब जितना भी प्रोसेस होता है, ये सबको एक लॉ गवर्न करता है। क्या करता है? एक लॉ गवर्न करता है, जिसका नाम होता है लॉ का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेसिक फंडा ये है कि ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। एक लॉ होता है जो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस को गवर्न करता है। तो यही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, यानी कि दो अलग अलग सब्सटेंस जब एक न्यू सब्सटेंस बनाती है, ये सारे लॉ को एक गवर्न करता है लॉ, उसी को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते। तो गाइस आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा आ गया है कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो हमारा है। सो एक एक करके हम लोग दोनों को देखते हैं। आप लोग एग्जाम में कैसे पूछेगा ना, कभी क्या होता है दोनों एक साथ पूछ देगा या कभी कभी अलग अलग पूछ देगा, भैया डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ मास कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, या फिर हु वाज साइंटिस्ट डिफाइंड दिस लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोनों डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमें एक्सप्लेन किया है ये दोनों डिफरेंट लॉ। तो देखते हैं एक एक करके दोनों लॉ को। तो पहला एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ना कि पहले आप लोग को इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखना है और ऊपर पे आपको लिखना है साइंटिस्ट का नाम। अगर आप प्रॉपर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूछे, अगर ज़्यादा नंबर का है तो आप आपको डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं लिख देना, आपको पहले लिखना है साइंटिस्ट का नाम एंटोनिटी लॉरेंट लोवाइसर, ठीक है। इनका जो जन्म है, बर्थ आपको लिखना है। लिखिए, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, पर आप उनका नाम बहुत ज़रूरी याद रखें। कभी कभी पूछ सकता है कि साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो आपका यहाँ पे नंबर आपका बहुत सिक्योर हो जाता है। आपको डेफिनेशन क्या, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। इनका इस डेफिनेशन का मतलब है, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्क्राइब यही करता है कि जो हमारा मास है उसे हम लोग बना भी नहीं सकते, यानी क्रिएट नहीं कर सकते, और डिस्ट्रॉय भी नहीं करते, ख़त्म भी नहीं कर सकते उसको। मतलब कि लाइक ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, और ये हमारा ऑक्सीजन है। मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ, दोनों को मैंने ऐड किया, मतलब दोनों को कॉम्बाइंड किया, और ये हमारा जो न्यू सब्सटेंस जो हम लोग का कंपाउंड बना वो बन गया H2O। तो गाइस इसमें आपने देखा हमारा H भी है, O भी है, और H का हम लोग का जो मास होता है ना वो 1 होता है। इसका कितना होता है? तो इसका होता है इसका हमारा 2 होता है, इसका हमारा 16 होता है। तो हम लोग का आउट ऑफ रेशियो हमारा 18 आ जाता है। इसको हमारा बेसिकली यूनिट है यू, तो 18 हो गया। तो गाइस ये हमारा 18 हुआ, और यहाँ पे भी आप जब दो देख रहे हैं 2 और 16, यहाँ पे भी हमारा जो है 18 ही हो रहा है। तो यहाँ और यहाँ पे देखा मास में चेंजेस नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़ बढ़ा घटा नहीं, बस उसके स्टेट में चेंज आ गया है ना।
तो मास आप कहीं पे भी चले तो मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये जो लॉ है यही गवर्न करता है कि जो मास है ना तो बन सकता है ना उस डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। मास अपना कांस्टेंट है। एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, जैसे वो है ऑक्सीजन है और कार्बन है तो OC बन गया, और ऑक्सीजन हमारा 16 होता है, कार्बन हमारा 12 ग्राम होता है। ये आपको मास याद करने पड़ेंगे, लर्न बाय हार्ट। और मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा ये बेसिकली, और मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कि क्या है इसका ट्रिक, कैसे आपको मास याद रखना है, ठीक है। तो गाइस 28 ग्राम आपका आ गया आपका OC का मास, यानी कि ऑक्साइड कार्बन हमारा जो है इसका मास हमारा 28 ग्राम आ गया इस कंपाउंड का मास। तो गाइस अब हम लोग इसको पहले इरेज कर लेते हैं और दूसरे लॉ की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भाई? क्या है? पहले आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। अब इतना भी नहीं बताऊंगा यार, आप इतना देख लो, ठीक है। इसका नाम था जॉन प्रूस्ट, नाम था जॉन प्रूस्ट, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है। आप उनका डेट ऑफ बर्थ भी याद रख लो, ज़्यादा नंबर में आएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ जाएगा। मैं इसका लॉ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लॉ ये कहता है ना कि जो हमारा कंपाउंड बनता है, हमारा बन गया कंपाउंड H2O, मैं फिर से वही ले रहा हूँ, H2O बना तो हाइड्रोजन का मास होता है हमारा 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। जब हमें ये एक कंपाउंड के फॉर्म में आता है तो इसके मास को जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग को आता है 1:8 का रेशियो आता है। ये जो रेशियो होता है ना, इसी रेशियो को हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कहते हैं। कि मान लो कि आपका जो एक रेशियो होता है, लाइक आप वाटर कितना भी, कहीं समुद्र का वाटर ले लो, इसका वाटर ले लो, पहाड़ का वाटर ले लो, पर्वत का वाटर लो, कहीं का वाटर लो यार, आप ग्राउंड वाटर लो, अपने टैप नल का वाटर लो आप, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो भी रेशियो आने वाला है वाटर को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लो, पर आपका जो रेशियो आएगा वाटर का ये 1:8 ही आने वाला है। मैं आपको और संक्षेप में इसको बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या है, इसका रेशियो के बारे में। रेशियो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज मुझे जहाँ डिफ़िकल्टीज हुई थी, मुझे इस टॉपिक का मुझे डिफ़िकल्ट लगा था, तो मैंने अपने दोस्त को भी एक्सप्लेन किया। और आप भी मेरे दोस्त जैसे हो, भाई जैसे हो, तो आप इसे देखो और नंबर भाई छूटना नहीं चाहिए एक भी, ठीक है। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट लाइक योर ब्रदर, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो, तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। यही इतना इजी लैंग्वेज में यार आपको कोई नहीं बना। आपको अपना डेफिनेशन लिखना है तो लिखो, पर मामला आपको जो मटेरियल है यही मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल बेसिकली आपको यही मिलेगा, यही वाला मटेरियल है, आप याद रख लो। तो बेसिकली फंडा यही है। आप एग्जांपल देख लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का आपका हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 16, यानी 1:8 के फॉर्म में रहता है। यही आपका ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला आपका कह रहा है। सो आप लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक तो हम लोग का ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया, इंक ऑन करते हैं हम लोग। और देखिए पोस्टुलेट थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन कौन थे? जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उनकी थ्योरी ये थी ना कि उन्होंने कहा था कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी हमारा वुड हुआ या हमारा कोई भी सब्सटेंस हुआ, वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना होता है। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? उसे हम लोग एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो उसी एटम पे से रिलेटेड बहुत सारे पोस्टुलेट्स इन्होंने बनाए, उस अपने थ्योरी से रिलेटेड। कुछ बहुत सारे पोस्टुलेट इनके गलत भी हुए, तो हमें उसको नेक्स्ट चैप्टर में कौन कौन सा पोस्टुलेट गलत हुआ वो हम लोग को पता चल जाएगा। पर इनके अभी पोस्टुलेट्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, लर्न बाय योर हार्ट, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको पूछ देगा, ऐसा नहीं पूछेगा। एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन, या फिर आपको पूछ देगा राइट डाउन द फर्स्ट पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट, सेकंड। इस तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पोस्टुलेट देखते हैं। पहला पोस्टुलेट ये था कि जितने भी एलिमेंट है, जितने भी सब्सटेंस है, लाइक मैं इस पेंसिल को ले लेता हूँ, ठीक है। ये पेंसिल जो है ना छोटे छोटे एटम्स के बने हुए, लाइक हमारा जो घर होता है वो ब्रिक्स से बनता है। ऐसे ब्रिक्स भी एटम के बने हुए, पर एक एग्जांपल के तौर पे जो हमारा घर है वो इसका बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक्स से हमारा घर तैयार होता है। तब उसके बाद आप लोग अंदर में पेंटिंग और जो भी आपका जो भी चीज़ बनवाना है आपको करते हो। पर घर का जो नींव होती है वो आपका पिलर्स होता है, और ब्रिक्स से आप नींव रखते हो। ब्रिक्स रहेगा तभी आपके घर बनेगी, आपकी दीवारें बनेगी, उससे आप पेंटर करोगे जो भी करोगे। तो ये भी पेंसिल जो है ये भी एटम्स की बनी हुई है, ठीक है। ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स की बनी हुई है।
स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। ये एक मैटर है और ये सारी चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हो दुनिया में, हर चीज़ मैटर है। वो चीज़ किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। तो फर्स्ट इनका पोस्टुलेट यही कहता है। दूसरा पोस्टुलेट क्या है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर होते हुए दूसरा पोस्टुलेट में कहता है कि एटम को हम लोग ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम यार, सेम पिछले बार। अभी मास को ना तो बना सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैसे आता है, एटम रहेगा तभी तो मास रहेगा यार। एटम ही नहीं रहेगा तो मास किस चीज़ का होगा, तो मास एटम है तभी ना मास है। तो उसीलिए मास को हम लोग कह रहे थे ना, मास की जगह एटम कर देते हैं। तो एटम को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम भैया एटम है। हम लोग बोलते हैं ना, एटम को हम लोग उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। लाइक वाटर है तो वाटर को हम लोग उसको जमा करके आइस कर सकते हैं, या उसको हम लोग इवापोरेट करा सकते हैं, तो वो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा वाटर का, पर वाटर खत्म नहीं होगा। ठीक है, वाटर जितना है उतना ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट आ जाता है हमारा, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम इन ऑल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चर, शेप, साइज, ये सारे हिसाब से, मास के हिसाब से जो एक एटम होता है, एक सिंगल एटम होता है, वो सेम होता है। लाइक ये पेंसिल है, आप इस पेंसिल में देख पा रहे हो कि ये तो इसका कलर है, पर ये कलर भी एटम का बना हुआ है। ये आप देख रहे हो ना, इसका जो वुड बना हुआ है, ये जो वुड है, ये कैसा है, एक सेम एटम का बना हुआ है। इन सारे का जो स्ट्रक्चर है, इन सारे का जो मास है, इन सारे का जो हर चीज़ है, वो बिल्कुल सेम होगा। यानी कि मान लो कि ये मान लो हाइड्रोजन का बना, मान लो एज एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन का बोल रहा बना हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का मान लो बना हुआ है, और सारे जितने भी इसके एटम होंगे ना, वो भी हाइड्रोजन ही होंगे, और उनका मास भी 2, मतलब हमारा जिसका हाइड्रोजन का मास भी 1111 ही होगा सब। तो आप लोग का तीसरा पोस्टुलेट भी कंप्लीट हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथे पोस्टुलेट पे आते हैं। भाई देखो, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो आप लोग ये जो मैं आपको दिया हूँ ना नोट्स, ये बस आप पढ़ लो, मेरा बकवास सुनोगे भी नहीं ना, तो अब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के नंबर नहीं कटने चाहिए, बस पर्पस ही है यार वीडियो का। मैं आप बता दे रहा हूँ, अब देखो वाली वीडियो। तो चौथा पोस्टुलेट हमारा ये है ना कि एटम्स जो होते हैं डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब जो अलग दूसरे एटम्स हैं। मान लो कि ये बैग है, मेरा माइक, अभी कॉलर माइक लगाया है, उसका बैग है यार। तो इसके जो एटम्स हैं, इसके एटम्स है सिमिलर हैं, आप देख लो सिमिलर हैं। ये ब्लैक है, इसके एटम्स का कलर जो ब्लैक है, तो ये प्रॉपर्ली ब्लैक दिया हुआ है। इसका एटम का कलर थोड़ा सा वुडी कलर, ये वुड का कलर रहता है। एटम के कलर ही ऐसे हैं, और सारे एटम को जोड़ के एक सम करके इस पूरा एक वुड तैयार हुआ है, और ये पूरा एक बैग तैयार हुआ है। यानी इसका बेसिक यूनिट देखोगे ना, जब इसको माइक्रोस्कोप से बिल्कुल आप देखोगे, तो आपके इसके टाइनी एटम्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो डिफरेंट एटम होते हैं वो डिफरेंट तरीके से दिखते हैं, उनके साइज डिफरेंट होते हैं। इस तरीके से इनका चौथा पोस्टुलेट भी निकल जाता है। तो आप लोग का पांचवा पोस्टुलेट आ जाता है कि जो भी हमारा कंपाउंड बनता है, यानी जो भी हमारा कंपाउंड बनता है, वो रेशियो के होल नंबर के फॉर्म में बनता है। यानी होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर हमारे जितने भी इन्फानाइट तक नंबर जाते हैं, 0 1 2 3 4 100, जितने भी हमारे नंबर जाते हैं इन्फानाइट तक, वो होल नंबर कहलाते हैं। हमारा हो गया 0/1 का तो कोई रेशियो नहीं बनता है, 1/0 का रेशियो बन गया। इस तरीके का जो रेशियो बन जाता है ना, तो हमारा ये हो गया ना हमारा, तो ये हमारा होल नंबर हो गया, तो होल नंबर का फॉर्मेट आ गया हमारा। तो इसका कहने का मतलब ये है ना, इसको मैं एरेज कर देता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है ना कि हमारा जो कंपाउंड बना, यानी कि हाइड्रोजन H2O बना, ये हमारा एक कंपाउंड हो गया। मैं सारे में एक ही एग्जाम्पल होगा, चेंज कर दूंगा, घबराओ में। H2O हो गया, ये जो हमारा कंपाउंड बना H2O, तो H2O जो है ना, ये एक रेशियो में, क्या रेशियो में, मैंने आपको रेशियो बताया था 1:8 के रेशियो में। कैसे, हाइड्रोजन का मास कितना है भाई, हाइड्रोजन का मास हमारा 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 को हम लोग जब कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1:8 हो जाता है, और 1:8 के रेशियो में है। यानी कि कभी भी कोई कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड सिंगल नहीं बनेगा। मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये अलग अलग है। अभी जब मिलेगा तो साथ में आएगा, तो भैया कंपाउंड तभी ना बनेगा। कैसे, और कंपाउंड बनेगा तो दोनों के मास भी जुड़ेंगे साथ में, है ना, अलग अलग मास नहीं रहेंगे। तो मास को जोड़ने के लिए डिवीजन, जैसे मास जुड़ता है वैसे डिवीजन आता है। तो मास जुड़ा, डिवीजन आ गया, मास जुड़ा यानी कि कंपाउंड बन गया। तो उसी कंपाउंड के बारे में कह रहा है कि वो कंपाउंड हमेशा एक रेशियो में रहता है। यानी हर एक कंपाउंड का अपना अपना रेशियो होता है, कि हर एक कंपाउंड का एक अपना स्पेसिफिक रेशियो है, और इस रेशियो को आपको याद करना है। मैं आपको लिस्ट दूंगा, एनसीईआरटी में भी आपको बहुत सारे रेशियो मिलेंगे, 1:8, और 3 एटम्स के कंबाइंड करके कंपाउंड बनना, उसके रेशियो भी आपको याद करने पड़ेंगे।
तो मास याद रहना चाहिए आपको। मास आपको मैं बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा। अभी इसका ट्रिक है, मेरे अपने दोस्तों को बनाया है, एकदम न्यूमेरिकल उनके चिपका दो बने, ठीक है। तो आप लोग को मास भी याद रहना चाहिए। तो आपका छठा पोस्टुलेट हो गया, वो क्या है, एक कंपाउंड जो होता है ना, वो कंटेन करता है कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम, यानी कि एक कंपाउंड जो होता है उसमें कांस्टेंट एटम होते हैं, यानी कि लाइक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का 1 एटम हुआ, ऑक्सीजन का हमारा 2 एटम्स हुआ, और दोनों मिलके हमारा H2O बना दिया। तो इसके स्पेसिफिक जो हमारे एटम्स होंगे ना, तो जितने हमारे एटम्स थे जो मिल के बना, यानी हाइड्रोजन का 1 हो गया और ऑक्सीजन का 2 हो गया, यानी 2 हो गया, तो हमारे कितने हो गए एटम, 3 एटम हो गए। तो ये 3 ही एटम रहेंगे। जितना जितना एक सिंगल एलिमेंट में होता है, बस उसी वही जोड़ के एक कंपाउंड बन जाता है। एटम में चेंज नहीं आता है, एटम डिफरेंट नहीं होता है, एटम भी बिल्कुल हमारा सेम रहता है। तो ये 6 पोस्टुलेट आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको लर्न बाय हार्ट कर लेना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया एटम। एटम आ गया, चलो बता दे रहा हूँ एटम क्या है भाई। एटम कुछ नहीं है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that is not seen by naked eye, and that is not seen by naked eye। आपको देख रहे हो कि यहाँ naked eye से नहीं दिखने वाला आपको एक दिखेगा STM से। आपके NCERT में नहीं दिखा है, S चांस मैंने लिया STM। STM क्या है, स्टैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्टैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप का माइक्रोस्कोप होता है जिससे हम लोग एटम्स को देख सकते हैं। मान लो कि आपने एक पत्ता उठा लिया तो उसके सेल्स नहीं दिखेंगे, उस सेल्स का भी सेल दिखने वाला है, यानी कि एटम दिखने वाला है। तो आपको एक नंबर में पूछ सकता है ये, और NTSC लेवल का क्वेश्चन में भी आपको ये पूछ सकता है। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन जो है ना हमारा सबसे छोटा एटम, साइज में भी छोटा है, इसका 0.1 नैनोमीटर में आता है। हाँ, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम क्या है ना, ये जॉन डेल्टन जो इन्होंने एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे स्पेसिफिक सिंबल्स तैयार कर दिए। सिंबल्स क्या, हाइड्रोजन को देखो किस तरीके से, इस तरीके से ऐसे गोलाकार है, और यहाँ पे आपका एक बिंदु टाइप का है। तो बिल्कुल बन नहीं पा रहा, आप देख रहे हो बन रहा है नहीं बन रहा है, तो बताऊंगा अगला क्या हुआ, बड़ा मुश्किल होता था। इस तरीके से अब थ्योरी बनाना है, इधर से ऐसे ऐसे बनाओ भाई। मान लो कोई कार्बन से बन रहा है, तो कार्बन ये पूरा ऐसे यहाँ प्लस लगाओ, ऐसे ले लो, ये ऐसे रिएक्शन समझ में आ रहा है, इतना टाइम लगेगा। तो ये पहले के रिप्रेजेंटेशन थे जॉन डेल्टन जो है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, डेल्टन ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्रपोज किया था, ये सिंबल एटम्स की, ये सारे जो सिंबल देख रहे हैं ना, एग्जाम में आ सकता है आपको। ये आपको सिंबल बनाने नहीं देगा, ये सिंबल आ जाएंगे और एग्जाम में आपको इस तरीके से उनका नाम लिखना पड़ेगा। क्या ये मान लो कि आपको आ जाएगा सल्फर, इस तरीके से आपको इंग्लैंड का फ्लैग टाइप का सिंबल दे देगा, और आपको बोलना पड़ेगा भैया ये कौन सा एलिमेंट है, तो आपको बताना पड़ेगा। उससे आपको मतलब नहीं कि अभी हम लोग है कि नहीं है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन पर आपके चैप्टर में है, तो आपको नंबर इससे आपको ऑब्टेन करना है कैसे भी। अब क्या हुआ ना कि जो सेकंड साइंटिस्ट थे हमारे, जो सेकंड बार रिवील्ड किए, इनका नाम था जे ब्रेज़ेलस कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्हें ये हमारे केमिस्ट्री में जितना भी शॉर्टेस्ट नेम आता है, जैसे कि कॉपर का Cu से हमारे कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं, और पोटेशियम है तो उसको K से करते हैं, कैलियम होता है वैसे के तो K से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम है तो उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन है तो H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये H, Cu, Al एल्युमिनियम का, और K पोटेशियम का, और Ca। तो अब क्या है ना कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बात ये है, फालतू बात छोड़ो, एग्जाम से रिलेटेड बात ये है कि जॉन डेल्टन ने पहला रिप्रेजेंटेशन निकाला था, इस तरीके से निकाला था कि उन्होंने सिंबल्स दिए थे एटम के, और एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा, तो आपको सिंबल दे देगा, आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। सेकंड क्या बात हो जाएगी, आपको एग्जाम में पूछ देगा हु आर द सेकंड साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ द एटम, उनका आपको नाम बताना पड़ेगा। तो उनका नाम है जे ब्रेज़ेलस। NCERT में डीपली पढ़ोगे तो आपको ये नाम मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग का क्या है नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड बात, हमारा IUPAC, व्हाट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जो हमारा नया एटम आ रहा है, जो नया एलिमेंट हमारे पुराने साइंटिस्ट के जाने के बाद भी जो 1900 में हमारा बहुत सारे एलिमेंट का नया एलिमेंट को ढूंढा गया, नया एलिमेंट को बनाया गया, क्या किया गया, इसी का टेम्परेचर लो करके हाई करके नए एलिमेंट आए। अभी हम एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में है, हम लोग को पढ़ना है 118 एलिमेंट्स के बारे में। एट प्रेजेंट हम लोग
इतनी नॉलेज जानते हैं कि हमारे अर्थ पे 118 तरह के एलिमेंट हैं। तो उसमें से बहुत सारे एलिमेंट जो हैं अभी प्रेजेंट टाइम में 1900 के टाइम में जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, वही जो नए नए एलिमेंट का खोज हुआ, इन्वेंशन हुई, तो उसमें उनका नाम रखने का बात था। तो वो ये IUPAC जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही नाम रखती है। कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं, आप लोग नाम नहीं रख सकते, यही जो ऑर्गेनाइजेशन यही नाम रखेगी और आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई यही है तीनों चीज़, और एग्जाम से रिलेटेड बात आपकी यही है, इसको क्लियर करो और इनका आपका बंद करो और नेक्स्ट चढ़ो मतलब चलो, ठीक है। तो आपका अब आ गया लैटिन नेम, आपको बोला था लैटिन, जर्मन और ग्रीक नेम में आपका आ जाता है। आप देखते हो भाई, आप देखते हो कि भाई ये लो एल्युमिनियम समझ में आता है कि एल्युमिनियम हमारा होता है तो उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। पर यार ये कौन सा बात हुआ कि हम लोग लिखेंगे हम लोग लिखेंगे पोटेशियम जो पी से होता है और लिखेंगे उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के से, ये कौन बात हुआ। तो बहुत सारे एलिमेंट का जो नाम हम लोग के साइंटिस्ट ने शॉर्टेस्ट नेम जे ब्रेजिलस निकाला, और उनकी एक पीछे एक टीम भी थी तो निकाला। तो उन्होंने बहुत सारे नाम जो है ना, वो लोग बेसिकली यूरोप से बिलोंग करते थे, उन्होंने बहुत सारे नाम जो है ना यूरोपियन नाम ले लिया, जैसे ग्रीक वर्ड ले लिए कुछ, जैसे कि हमारा जैसे ये कॉपर हो गया तो क्यूप्रस हो जाता है हमारा, और हमारा बहुत सारा ऐसा नाम हो गया लाइक HG मर्क्यूरी हो गया, AU हो गया, और हमारा पोटेशियम हो गया, पोटेशियम हमारा K से क्यों होता है तो उसका नाम केलियम होता है, कैलियम। और हमारा सोडियम होता है तो सोडियम को हम लोग Na से होते हैं, तो नाइट्रियम, उसको नाइट्रियम कहते हैं, तो सोडियम को Na से रिप्रेजेंट होता है। तो बहुत सारा जर्मन नेम और तरह तरह का नेम, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, पर साइंटिस्ट उन्होंने फिर पुराना रिप्रेजेंटेशन दिया तो उनकी इज्जत और सम्मान के लिए हम लोग ने वही नाम रखा। और बेसिकली क्या होता था ना, उन्होंने गलत नाम नहीं रखा। क्या होता था कि बहुत सारे एटम का नाम क्लैश कर सकता था अगर उनके फर्स्ट और सेकंड लेटर से नाम रखा जाता, मान लो क्या, तो ऐसा बहुत सारा एटम को होता था फर्स्ट सेकंड नाम उसका क्लैश कर जाता था। अब बीच का नाम रख देंगे तो भैया बहुत डिफिकल्ट हो जाता, आपको कहीं याद रखना पड़ जाता। तो बेसिकली उन्होंने ग्रीक का नाम, वहाँ का भी भैया इज्जत बढ़ जाए क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट थे, तो कुछ अपना नाम भैया रखेंगे ना अपने लैंग्वेज से रिलेटेड। और बहुत सारा इंग्लिश नाम उन्होंने लिया, ज़्यादातर इंग्लिश नाम से अमेरिकन नेम के, तो इस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन बनाए। तो जर्मन, लैटिन और ये सब नाम है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको व्हाट इज़ द जर्मन नेम ऑफ पोटेशियम, व्हाट इज़ द जर्मन नेम ऑफ फलाना ढिमकाना जो भी है आपका। तो गाइस आप लोग को ये याद रखना है क्या है। तो अब आप लोग का नेक्स्ट आ जाता है AMU क्या है। तो हमारा AMU आता है, तो AMU से पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटम का मास को एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास क्या होता है, एटम के मास, एटम का जो मास होता है, हाइड्रोजन का मास जो होता है ये 1 होता है। इस 1 मास को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। एक एटम का मास एटॉमिक मास हो गया। अब क्या यार, अब देखो, अब इसका यूनिट आता है, यानी कि आप मान लो कि दूध लेते हो, तो जैसे मिल्क लेते हो तो क्या करते हो भाई, उसको आप लोग लीटर में नापते हो। चीनी लेते हो तो केजी में नापते हो, ये सब चीज़ है ना। और मान लो कि आपका ले रहे हो केजी में नापा, यानी कि आपने ml में नापते हो बहुत सारा चीज़। और इस तरीके से आप मीटर, आपने लेंथ को मीटर में नापना है, किलोमीटर में आपको डिस्टेंस किलोमीटर, केजी लिखिए, किलोमीटर में नापते हो आप। इस तरीके से स्पेसिफिक यूनिट्स बनी हुई है स्पेसिफिक चीज़ें नापने के लिए। तो आपका उसी हिसाब से AMU है। आपके एटम का, मान लो आपने एटम लिख दिया कि आपका एटम का भार का एक यूनिट हो गया, लाइक H2O का मास जो होता है वो 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है। पर बेसिकली ग्राम आप ना लिखकर आप क्या लिख देते हो, AMU लिख देते हो। एक एटम का एक कंपाउंड का जो मास हो गया AMU। AMU क्या है, AMU इज नॉट अ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। AMU है एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास जो हमारा जो एटम का जो मास हुआ, उस एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इट इज एज अ 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम आइसोटोप। गाइस कहने का मतलब क्या है, AMU का डेफिनेशन कैसे आ जाएगा, डिफाइन AMU एटॉमिक मास यूनिट। मेरा एग्जाम में आया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे कि
मेरे क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है व्हाट इज AMU। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा आ गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। क्या आ गया? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक? दैट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल क्या है भाई बच्चा? देखें मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल कुछ नहीं है। मॉलिक्यूल क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिया, यानी 2E कर देते हैं, ऐसे एक एलिमेंट बन गया। तो ये पहले इंडिविजुअल था, ठीक है, इंडिविजुअल था। जब दोनों मिक्स कर देता है तो एक स्पेसिफिक ग्रुप में हो जाता है। जो ग्रुप वाला सब्सटेंस हो गया ना, तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है अपने आप। सिंगल था, जब डबल हुआ तो वो मॉलिक्यूल बन गया, है ना। आप बोलोगे भैया आप तो, हम लोग तो शुरू से पढ़ते आए हैं, जब दो सब्सटेंस होता है तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। पर ये मॉलिक्यूल क्या है भाई? तो मॉलिक्यूल भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम जैसा होता है ना, वैसा ही मॉलिक्यूल है। एटम ही सिमिलर मॉलिक्यूल है, एटम इज सिमिलर देन मॉलिक्यूल। पर एटम एक सिंगल एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पर जब दो एटम मिल जाए, एटम दोनों छोटा है, पर जब दो एटम मिल जाए तो एक मॉलिक्यूल तैयार कर देता है। यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, है ना, यहाँ पे एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिए, यानी ग्रुप में आ गए। इस ग्रुपिंग को हम लोग मॉलिक्यूल कह दो। मान लो एक ग्रुप बना लिए हम लोग अपने फ्रेंड्स का, उसका हम लोग नाम लिख दिया गैंगस्टर नाम रख दिया। ग्रुप नहीं है, गैंगस्टर नाम रख दिया। इसी हिसाब से एटम्स के ग्रुप को हम लोग मॉलिक्यूल नाम रख दिया। एटम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते ही, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो। यानी कि मान लो कि हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इस पे रेस का थोड़ा बिजली हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, जब मिलके H2O बना लिया, ये H2O कंपाउंड बना, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक ग्रुप है ना भाई, ग्रुप है ना। अरे भैया ग्रुप है कि नहीं है? ये ग्रुप है H2O, ये भी एक मॉलिक्यूल बना। जरूर नहीं है कि आपको H2O एक कंपाउंड बन गया, कंपाउंड भी। अब बोल रहे हैं कि कंपाउंड हो गया तो एलिमेंट कैसे बन सकता है भैया? ग्रुप एलिमेंट तो एक सिंगल होता है। हम लोग पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट पढ़ते हैं, हाइड्रोजन ये सब अलग अलग होता है। एलिमेंट का मतलब होता है, एलिमेंट कैसे बनेगा कंपाउंड? H और H 2H हो गया, H2 बन गया, H2 बन गया, है ना, H2 बन गया। इस हिसाब से H और H। पर ये तो एक कंपाउंड थोड़े ना बना यार। कंपाउंड तभी बनता है जब दो चीज बनता है और उसके स्टेट में, उसके कोई फंक्शन में चेंज हो जाता है। लाइक अब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो दोनों आग लगाने का काम करता है ना। और दोनों को जोड़ के जब वाटर बन जाता है तो वही आग बुझाने का काम करता है। तो सेम है, दो डिफरेंट एलिमेंट, दो सेम एलिमेंट जब कंबाइंड करते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, उसी को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। बस इतना आप याद रखो। ग्रुप बन गया सेम एलिमेंट का, और ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मतलब दो ग्रुप बन गया, मतलब दो ग्रुप में दो बंदे हैं कंपाउंड पर, दोनों हैं डिफरेंट है। यानी कि एक ग्रुप बन गया, एक लड़के का ग्रुप बन गया, एक लड़के और एक लड़की का ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ये जो ग्रुप हुआ, एक सेम जेंडर वाले का ग्रुप हुआ, और ये जो बन गया एक डिफरेंट जेंडर वाले का ग्रुप बन गया। तो ये दोनों ग्रुप बना, पर दोनों के ग्रुप का नाम जो हो गया मॉलिक्यूल हो गया। पर दोनों बनाया, पर बनाया क्या? ग्रुप ही ना बनाया। उसी ग्रुप को हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूल केमिस्ट्री की भाषा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं यार, बड़ा लंबा प्रवचन चल जाता है। तो गाइस इंक ऑन करते हैं। अब हमारा आ गया एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल पढ़ने के बाद एटॉमिसिटी पढ़ना है। एटॉमिसिटी क्या होता है कि एक ग्रुप के अंदर हमारा, मान लो कि H2 है, ये H2 है, ये एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। पर ये मॉलिक्यूल जो है, तो इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल हो गया, स्पेस में दिलाया, इन अ मॉलिक्यूल इट इज नोन एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी उसी कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, उसको जब हम लोग देखते हैं तो उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। इसका डेफिनेशन सिंपल है, और इरेज करो उसको जरा। तो हमारा मेन पर्पस क्या है इसमें, एक डेफिनेशन आप देख लो, ठीक है। एटॉमिसिटी उसे कहते हैं जब कितने एक ग्रुप के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं हम लोग। और उसमें हमारा पहला कैटेगरी आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मतलब, मोनो का मतलब होता है वन, एटॉमिक का मतलब एटम, और मॉलिक्यूल का मतलब ग्रुप।
एक ग्रुप वाले मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उनमें एग्जाम्पल आ जाता है एक हमारा हीलियम आ गया, निकल आ गया, आर्गन आ गया, हमारा जेरोक्स आ गया, हमारा आयरन आ गया, एल्युमिनियम आ गया। तो ये सब हमारे एलिमेंट हमारे आ गया। डाई एटॉमिक इंपॉर्टेंट है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें दो ग्रुप जो दो एलिमेंट, जब मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दो एटम है, जब दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना जाते हैं, एक कंपाउंडिंग मॉलिक्यूल बना दे, हाइड्रोजन जो बन गया ना वो हमारा दो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया। उसी दो उसमें क्या आएगा? दो एटम आ गए ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम आ गए, उसमें हमारा यही हो गया। तो उसी को हम लोग डाई एटॉमिक, डाई मतलब एक का मतलब हो गया दो, एटॉमिक का मतलब एटम, और मॉलिक्यूल का मतलब ग्रुप। दो एटम के ग्रुप को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसी हिसाब से जल्दी बढ़ते हैं। ट्राई एटॉमिक, ट्राई का मतलब थ्री, एटम का मतलब एटॉमिक का मतलब एटम, एंड मॉलिक्यूल का मतलब ग्रुप। थ्री एटम के ग्रुप, तीन एटम के ग्रुप को, मतलब तीन बंदे एक ग्रुप में हैं तो उसे ट्राई एटॉमिक कहेंगे। और मतलब बंदे मतलब कि लाइक बंदे को आप एटम ले लो, और तीन बंदे यानी तीन एटम एक ग्रुप में होंगे, ग्रुप मतलब मॉलिक्यूल। तो तीन एटम वाले मॉलिक्यूल को हम लोग ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके एग्जांपल हो गए O3 हमारा क्या है? ओजोन लेयर O3 है हमारा। हमारा ओजोन लेयर होता है ना, उसमें ऑक्सीजन के तीन एटम से मिल के हमारा ओजोन लेयर बना है, ठीक है। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा मतलब तीन के मतलब चार आ जाता है, तो टेट्रा बोल देते हैं उसको, टेट्रा, ठीक है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तीन से ज्यादा पर जान लो टेट्रा। टेट्रा मतलब फोर, यानी टेट्रा का मतलब फोर, एटॉमिक का मतलब एटम, और मॉलिक्यूल का मतलब ग्रुप। चार ग्रुप एटम, जो चार ग्रुप वाले एटम, यानी एक ग्रुप जो ग्रुप हमारा है उसमें चार बंदे यानी चार एटम होंगे एक वो उस ग्रुप में। वैसा मॉलिक्यूल जिसमें चार एटम हो उसे हम लोग टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जो कंसिस्ट करता है चार एटम को। और उसमें एग्जांपल आ जाता है हमारा आ जाता है फास्फोरस, P4 आ जाता है, H2O2 आ जाता है। इस तरह के एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। पांचवा है पॉली एटॉमिक, यानी कि पॉलिनोमियल्स पढ़ा है ना, यानी कि पाँच, 4 से एक्स्ट्रा 5, ये 5 पांच एटम वाले मॉलिक्यूल, मतलब पांच एटम के ग्रुप को, पांच एटम के मॉलिक्यूल को हमने क्या कहना है? हम लोग कह रहे हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जांपल देख लो, H2SO4 है ना, हेक्सा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक। इस तरीके से हमारे बहुत सारे एटॉमिक, जितने भी एटम ग्रुप बनाते हैं उनके सारे के सारे, अब सबका नाम आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप पढ़ोगे, अभी स्पेसिफिक आपको इतना ही जानना है। अब आप लोग क्या आ गए? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बताया था, वही बताया था कि एक सेम एलिमेंट जब मिलके, एक सेम एलिमेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके जब एक ग्रुप बना लेगा तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड यानी डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, जब दोनों मिलकर ग्रुप बना लिया, H2O बना लिया, एक मॉलिक्यूल है, एक ग्रुप बन गया, वो एक कंपाउंड बना लिया, तो वो भी एक मॉलिक्यूल है क्योंकि उसने ग्रुप बनाया, और कंपाउंड भी एक ग्रुप ही से बनता है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है। एटम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर क्या मास है? एटॉमिक मास आपने पढ़ा, तो मास ऑफ एन एटम इज एटॉमिक मास, तो इस हिसाब से मास ऑफ एन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल देख लो मॉलिक्यूलर मास निकालने का भाई, तो जो आप लोग को पहली बार स्पेसिफिक आप लोग को नाम, आप लोग को मास पता होने चाहिए कि एक एलिमेंट का 1 to 20 एलिमेंट का आपको मास पता होना चाहिए। याद करो, रटो, या फिर मैं आपको ट्रिक दिया हूँ, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस आपको अरेंज फॉर्म में आपको 1 to 20 तक एलिमेंट को याद कर जाना है। इस तरीके से आपका जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास को मैं एक संक्षेप में एक्सप्लेन करूंगा अभी, तो अभी नेक्स्ट पढ़ो भाई। तो हाँ, अब मैं बोल रहा था ट्रिक आएगा, क्या ट्रिक आया? तो ट्रिक यही आया आपका कि ट्रिक हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास फाइंड करने का ट्रिक। पर आप याद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ट्रिक भी बहुत बढ़िया है क्योंकि ट्रिक कभी कभी काम नहीं आती और 1 to 20 तक ही काम आने वाली है। आप लोगों को याद करना जरूरी है, हर का सारे का नहीं मिलेगा, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं 1 to 20 में, हो सकता है मास जो असर दिया है उसमें नहीं है, पर स्पेसिफिक आर्गन का है एक या दो एलिमेंट है 1 to 20, बाकी सबके आपको इसमें निकल जाएगा।
तो देख लो इसका तरह क्या है। आपको 1 to 20 तक इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर जाने, यानी क्या हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2 होता है, लिथियम 3 होता है, बेरिलियम 4 होता है। और इस तरीके से आपको पूरा याद कर जाना पड़ेगा। आपको पूरा का पूरा आपको 1 to 20 तक आपको इस तरीके से स्पेसिफिक एटम एलिमेंट के नाम याद कर जाने पड़ेंगे 1 to 20 तक। तो आपको देख रहा है इवन और ऑड की ऑड है, इवन नंबर ऑड नंबर। आपको इवन के लिए ट्रिक आएगी 2z, ऑड के लिए आएगी 2z+1। 2z क्या है कि इवन मतलब कि अगर आपके एटम आ जाते हैं नंबर 2 पे, नंबर 4 पे, यानी कि एटॉमिक नंबर वाले 2 एटॉमिक नंबर किसका आता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन तो 1 पे आता है, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम हीलियम आता है नंबर 2 पे। और 2 क्या है? एक इवन नंबर है, और 2 है तो और इसके बाद पहले से फॉर्मूले में 2 दिया है तो z की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, यानी 2 और 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि हीलियम का मास है 4। मास आ गया हीलियम का। अब बोलोगे भाई कि आप लोग तो जैसे कि आप ऑक्सीजन का मास कैसे निकला? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 6, 7, 8 नंबर पे ऑक्सीजन आ जाता है हमारा। और 8 और हमारा पहले से मतलब z, अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में पाएंगे 2z, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोग पहले से 2 लगा दिया, z की जगह पे हम लोग 8 लगा दिया, 2 8 16। इस तरीके से मैं आपको बोल रहा था कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका मास 16 है। उसी तरीके से मैंने निकाला था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 हो जाता है। कहाँ से आया? इसी तरीके से मैंने मास बनाया। ये आपको ट्रिक ऐसे काम आ जाएगी। तो ऑड के लिए वही सिंपल ट्रिक है। तो आपको ऑड के लिए क्या है? 2z+1 आ जाता है, खाली आपको 1 प्लस कर देना पड़ता है। ऑड वाले नंबर वाले जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम है, लिथियम नंबर 3 पे आता है, तो 2 इंटू 3 यहाँ लगाओ, +1 कर दो, 2 3 6, 6 + 1 7, तो उसका मास आ जाता है 7। लिथियम का मास 7 है। पीरियोडिक टेबल पर जाकर चेक करो, आपको 7 मिल जाएगा। आपके मास का दिक्कत, मास आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक याद करो बस, ये ट्रिक का फॉर्मूला याद कर लो, 2z+1 बस लगाते जाओ और आपका आ जाएगा। पर इवन ऑड के लिए याद दिमाग में रखना कौन इवन के लिए फॉर्मूला है, कौन ऑड के लिए है। 1 to 20 तक ये है 1 to 20 तक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन आएंगे, कुछ का मार्क्स नहीं निकले, 2-3 एलिमेंट होंगे, बाकी सबका आ जाएगा। 15 तक तो आप बिल्कुल इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप थोड़ा से बता दोगे भैया इसका मार्क्स इतना इतना मार्क्स इतना है। किसी को पता नहीं है ये सीक्रेट फार्मूला है। तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो उसी को पता चल रहा है। फ्रेंड को शेयर करना चाहो करो, आप नहीं करने वाला मैं जानता हूँ। अब आप लोग का आ गया सम नॉन मेटल्स हैविंग डिफरेंट वैलेंसी। क्या है सम नॉन मेटल्स हैविंग डिफरेंट वैलेंसी में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कि भैया आप लोगों को क्या कर देगा ना, बोल देगा H2SO3। अब इसका नाम लिख के बताइए, फॉर्मूला दे दिया, अब आप उसका नाम लिखिए। कैसे नाम लिखेंगे आप? नाम लिखने के लिए कोई है ही नहीं भाई बात। तो हाइड्रोजन आप लिख दोगे हाइड्रोजन, सल्फेट लिखें, सल्फाइड लिखें, सल्फाइड लिखें, क्या लिखें भाई? इसका आपको कुछ अता पता नहीं है तो भैया कैसे लिखें? नहीं पता हमको, तो आइड लिखे। तो अगर आपको देख रहे हो कि आपका 3 आ गया, ये SO3 दे दिया, ये SO4 दे दिया, या सिर्फ SO दे दिया, उसके हिसाब से आपको लास्ट का याद रखना है। जब 3 आया तो सल्फ आइट वाले में हमेशा ऑक्सीजन 3 होता है, कम होता है। 8 वाले में ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा होता है, 4 होता है। और आइड वाले में ऑक्सीजन होता ही नहीं, यानी कि SO हमारा एकदम खाली SO रहेगा, SO-2 और SO-2 और यहाँ पे 3 है, यानी कि सल्फाइड हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड पूछ रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, हाइड्रोजन सल्फेट नहीं होगा। इस तरीके से एग्जाम में आपके नंबर कटने के चांस रह सकते हैं। ये वाला जो दिक्कत आता है बच्चों को, तो ये भी आप प्रॉब्लम ठीक कर लो अपना, कुछ नहीं है। अब थोड़ा तेज़ी से बढ़ते यार, बहुत वीडियो लंबा बनने वाला है यार। तो देखते हैं अब सम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट वैलेंसी। कुछ एलिमेंट है जिसकी डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं, जैसे कॉपर है। तो कॉपर कभी कॉपर का नंबर 1 होता है, 2 तरह का कॉपर आ जाता है। कभी किसी एक कॉपर है जिसका वैलेंसी 1 भी होता है, वैलेंसी 2 भी होता है, यानी कि कॉपर का वैलेंसी तुम 1 भी लिख सकते हैं, हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आयरन है तो Fe1 Fe2 और Fe2 और Fe3 आता है, तो उनका वैलेंसी 2 और 3 हो जाता है। तो हमारा मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी का 1 और 2 भी वैलेंसी होता है, तो दोनों में से कोई भी वैलेंसी हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे चल के जानेंगे क्यों ऐसा चीज़ है, मैंने बेसिकली नहीं पढ़ा इसके बारे में, तो आप लोग मैं भी बताऊंगा अगर मुझे पता चलेगा तो। आप भी बताइए अगर आपको पता है तो।
तो रूल अब आ गया नेक्स्ट आपका रूल, रूल टू राइट अ फार्मूला, फार्मूला लिखने का। जैसे फार्मूला क्या होता है, आप देखते हैं H2O, ये H2O मैंने कैसे लिख दिया, आपने देखा H2O मैंने आपको बताया था कैसे लिखा, और कैसे मैंने लिखा ये H2O कैसे बना दिया। ये फार्मूला लिखने का तरीका होता है। फार्मूला लिखने के लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, और मैंने वैलेंसी का भी ट्रिक है जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें वैलेंसी का बहुत काम आने वाला है, तो उसका आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। तो वैलेंसी आपको कैसे याद रखनी है, वैलेंसी आपको मतलब याद नहीं हो पा रही है, ट्रिक से जानने, जैसे मैंने अब आपको ट्रिक बताया उसी हिसाब से वैलेंसी का भी ट्रिक चाहिए, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए भैया हमको वैलेंसी के लिए ट्रिक चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। इजी ट्रिक है, बहुत मतलब नहीं है, आपको पूरी की पूरी वैलेंसी याद हो जाएगी एक झटके में, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका आता है कि वैलेंसी आप लोग को पता होनी चाहिए। वैलेंसी जो है बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि आपको है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2, अभी इनकी वैलेंसी चेंज होगी। और ये जो O2 लिखा होता है ना, ये वैलेंसी नहीं है, ये 2 एटम यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम है, समझे, ये है, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, ये एक्सेप्शन मान लो, वैलेंसी इसकी 2 होती है, इनकी वैलेंसी चेंज होंगी तो ये बन जाता है Ha2O। ठीक है, तो आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए, सिंबल पता होनी चाहिए, और आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि वैलेंसी आपको बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि क्रिस क्रॉस करके वैलेंसी को इधर उधर भेजना पड़ता है। और कंपाउंड जो है आपका मान लीजिए मेटल है, तो मेटल के लिए क्या है ना कि आप लोग का एक सिंपल मैं फंडा बता देता हूँ कि अगर मेटल है तो आप सिंपली आप सिंबल लगाओ, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नॉन मेटल है तो अगर मेटल है तो आप सेम लिख दो, अगर नॉन मेटल है तो आपको आइड 8 या आइट लगाना पड़ेगा। मैं आपको बोला था ना सल्फ आइड, सल्फ 8 सल्फ, ये तब में आपको IDE ATE ITE लगाना पड़ेगा, एनी हाउ आपको लगाना पड़ेगा। व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन हम लोग नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले। पॉलीएटॉमिक आयन क्या है, तो पॉलीएटॉमिक आयन से अगर एक कंपाउंड हमारा बनता है, पॉलीएटॉमिक आयन क्या है, ग्रुप ऑफ आयन होता है, उसको पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। अभी बता रहा हूँ, पॉलीएटॉमिक आयन अगर है, मान लो कि एक आयन है, आयन आप जानते हो जो हम लोग चार्ज होता है, चार्ज को हम लोग आयन्स कहते हैं। ठीक है, तो कैटायन होता है और एन आयन होता है, 2+2+3 इस तरीके से। ये वाला जो हो गया ना, उसमें जो होता है ना हमारा ग्रुप ऑफ एटम हो जाता है, उसमें एटम सिंबल एक सिंगल एटम नहीं रहेगा, यानी सल्फर एक सिंगल है, आपका जो भी एटम वो डबल रहेगा, ऐसे रहेगा। तो उन सारे एटम को आपको नॉन मेटल रहेंगे, वो आपको मेटल नहीं हो सकते, नॉन मेटल होंगे। तो SO4 SO आपका 3 है। इस तरीके से आपको जो है ना ब्रैकेट लगा के उनका जब क्रिस क्रॉस होगा तो उनकी वैलेंसी चेंज होगी, उनकी वैलेंसी बाहर में आएगी, अंदर नहीं रहेंगी ये। ठीक है, तो बाहर वैलेंसी लिखी जाएंगी ब्रैकेट लगा के। यही बोल रहा है कि ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ब्रैकेट में आपको उनको क्लोज करना पड़ेगा अगर आपका नॉन मेटल है। और नॉन मेटल पहचानने के लिए आइड लिखा रहेगा, और आप नाम से भी पहचान जाओगे, बहुत सारे नाम से नहीं पहचान सकते, तो आइड लिखा रहेगा तो आप पहचान जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो यार, नेक्स्ट पढ़ो। फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। अभी आप फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड देख लो, क्या है फार्मूला सिंपल कंपाउंड का। सिंपल कंपाउंड, कंपाउंड जो बनता है वही सिंपल कंपाउंड होता है। सिंपली एक कंपाउंड जो बन जाता है, H2O एक सिंपल एक कंपाउंड हो गया, सिंपली एक कंपाउंड हो गया, भाई सिंपली को सिंपल कर दिया है, और कुछ नहीं, कोई एक डेफिनेशन नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, ये कंपाउंड है, वो कंपाउंड का डेफिनेशन मान लो। द सिंपल कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, 2 डिफरेंट एलिमेंट का, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन हो गया, तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं जो मिलकर एक कंपाउंड बना लिया, उसी को हम लोग सिंपल कंपाउंड कहते हैं, इसको बाइनरी कंपाउंड भी कहते हैं। और ये एक बात याद रखना आप लोग एकदम दिमाग में, आप लोग एग्जाम में पूछ देगा कंफ्यूज करने के लिए, डिफाइन बाइनरी कंपाउंड, ले पता ही नहीं, वही कंपाउंड का डेफिनेशन पूछ रहा है, इसको बाइनरी कंपाउंड भी कहते हैं। और पूछ देगा व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सिंपल कंपाउंड, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बाइनरी कंपाउंड, तो आपको बताना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको डीप करने की जरूरत नहीं, आप मेरा नोट्स पढ़ो, सिंपली आपका काम हो जाएगा। एक भी मैं बोल रहा हूँ ना, एक भी नंबर आपका केमिस्ट्री में नहीं कटने वाला है। सो गाइस अब हम लोग अगला देखते हैं।
और अगले में आ जाता है लेट हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कैसे केमिकल फार्मूले को लिखा जाए। तो आप लोग को वैलेंसी पता होनी चाहिए, नॉन मेटल और मेटल में डिफरेंस पता होना चाहिए। कौन मेटल है, यानी कि मेटल हमेशा पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल हमेशा बाद में लिखा जाता है। नॉन मेटल पहले तभी होगा जब दोनों ही नॉन मेटल होगा फॉर्मूले में। यानी हाइड्रोजन है H2O है, तो H2O क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। पर इसमें इस एक्सेप्शन में हाइड्रोजन जो है वो हमेशा पहले लिखा जाएगा। ऐसा कुछ एक्सेप्शन आता है हाइड्रोजन जिसमें नॉन मेटल साथ में आ जाते हैं, तो उसमें नॉन मेटल जो होता है ना उसमें हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन पहले लिखा जाएगा। इस तरीके से आपका होता है। बाकी हर एक हाइड्रोजन H2 है जो एक एक्सेप्शन है, बाकी सब में आपको मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन मिलेगा। थर्ड आ जाता है कि आप लोगों को वैलेंसी पता होनी चाहिए। लाइक आप लोगों को वैलेंसी पता होनी चाहिए, जैसे कि हमने सिंबल लिख दिया, सिंबल पहली बात पता होनी चाहिए। सिंबल आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इनकी वैलेंसी पता होना चाहिए। इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका 2 होता है। तीसरे नंबर पे आपको क्रिस क्रॉस करना होता है और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखना होता है। ये -2 होता है, ये +1 होता है। क्रिस क्रॉस होने के बाद ये आपका बन जाता है हाइड्रोजन, ये आपका बन गया H, ये 2 उधर आ गया, उसमें U2 हो गया और ये O बन गया तो H2O बन गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है, लाइक H, और यहाँ पे SO माइनस क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। आइड मतलब नो ऑक्सीजन, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, 3 4 कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्रिस क्रॉस होगा, ठीक है। तो इसका कितना होता है, तो इसका होता है हमारा 1, इसका होता है, इसका 2 हो जाता है, सॉरी -2 होता है। तो इसका हो जाएगा H2SO4, आयन 2 होता है, ऊपर ही में इसका सल्फर का आयन लिखा हुआ है -2, तो H2SO4 क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया हमारा H2SO4, ठीक है। इस तरीके से आगे हमारा आयन के बारे में, आयन बात कर रहे हैं, आयन के बारे में पता ही नहीं। तो आयन्स क्या होते हैं, व्हेन एन एटम और नंबर ऑफ एटम लूज और गेन। हमारा जो एटम होता है, जब हमारा ये एक एटम है, ठीक है, जब एटम हमारा लॉस करता है या गेन करता है, ये कंपाउंड ले लिए हमारा, जिसमें उसमें एक कम पड़ रहा है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल करने के लिए बाहर से एक एटम को लिया, तो बाहर से एक एटम को लिया तो उसने गेन किया तो कोई मान लो देने वाला बड़ा, लेने वाला बड़ा, तो लेने वाला एक नेगेटिविटी होता है, यार हम कुछ नहीं, कमज़ोर हैं, हम ले रहे दूसरे से, तो उस पर माइनस का साइन आ जाता है जो लेता है। यानी वो जो लेने वाला है वो गेन करता है और देने वाला लॉस करता है। यानी कि अगर एटम लॉस करेगा, गेन करेगा, और लॉस गेन के चक्कर में उस पर चार्ज आ जाता है, यानी कि लिया लेकिन नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वे में आ गया, और दिया तो एक भैया पॉजिटिव में, हम देने वाले पार्टी हैं तो पॉजिटिव वे में आ गया, तो दोनों पे एक चार्ज आ जाता है, दोनों पे एक औहदा आ जाता है, हम देने वाले, हम लेने वाले। इसी हिसाब से केमिस्ट्री में हमारे एटम में भी होता है, जो एटम लेता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो देता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसी चार्ज को हम लोग आयन कहते हैं। और ये जनरली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है कैटायन, इसको थोड़ा रेस करते हैं, इसको कहते हैं कैटायन, एक एनायन। कैटायन कौन वाला, जो ये कैटायन जो लॉस करता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज, देने वाले बंदे, ये देने वाले बंदों का नाम है। इफ एटम, इनका डेफिनेशन क्या होगा, इफ एटम लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, इट्स लॉस इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कैटायन कहते हैं। एग्जाम्पल Na+, K+, Ca+, Al3+, ये सारे हमारे एटम्स आ जाते हैं जो देने वाले पार्टी हैं, लेने वाले पार्टी नहीं है, ठीक है। तो सबको स्टेबल कराते हैं, खुद इतना रहता है भैया कि दान करते हैं, ठीक है। ये और यूजुअली ये सब जितने भी आपको प्लस चार्ज वाले हैं ना, मेटल ही दिखेंगे, नॉन मेटल नहीं दिखेंगे। जितने भी कैटायन होते हैं वो आपको मेटल रहेंगे, नॉन मेटल आपको जनरली नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कैटायन होते हैं। एनायन कितने हो जाते हैं, तो एनायन हो जाते हैं हमारे, एनायन क्या होते हैं, एनायन होते हैं हमारे ऐसे एटम जो लेने वाले पार्टी हैं, देने वाले नहीं, ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो एटम इलेक्ट्रॉन को जो लेते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आता है, उन्हें एनायन कह जाते हैं। नेगेटिव चार्ज पे आने वाले जो एटम होते हैं उनको एनायन कह देते हैं, ठीक है। और यूजुअली ये नॉन मेटल होते हैं, यानी कि नॉन मेटल ही में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव जल्दी नहीं मिलेगा।
हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन आ जाता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है। वो एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन, और पॉजिटिव भी होता है ये, ठीक है। एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन है केमिस्ट्री का। तो भैया नेक्स्ट बढ़ो जल्दी यार, 1 घंटे की वीडियो बन गई। आयनिक कंपाउंड क्या होता है भाई? आयनिक कंपाउंड क्या होता है? तो आयनिक कंपाउंड होता है कि जब हम बता रहा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होता है ना, उसी को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज को। हाउ आयनिक कंपाउंड फॉर्म, तो आप लोग को अगले चैप्टर में पता चलेगा कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं, पर आपको बता देता हूँ। जैसे सोडियम है, तो सोडियम जो होता है ना, Na है, Na में कितना होता है कि उनके शेल्स बनी रहती है। ये एक एटम है Na का, यहाँ पे प्रोटॉन हुआ और यहाँ पे शेल्स बनी रहती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। एक ऑर्बिट टाइप का बना, यहाँ ये मान लो सन है और चारों तरफ ऑर्बिट बना हुआ है जिसपे प्लैनेट घूम रहे हैं, और उस पर फर्स्ट ऑर्बिट पे सिर्फ 2 ही प्लैनेट रह सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट पे 8 प्लैनेट रहेंगे, और थर्ड ऑर्बिट पे 1 प्लैनेट या एक थर्ड हमारे जितने भी रह सकते हैं, 1 भी रहे तो वो अनस्टेबल है। एक से ज़्यादा होने चाहिए भाई। थर्ड के लिए आप लोग को 8 रहना चाहिए, 8 कांस्टेंट है, तो उसके हिसाब से 2 से आपका इंटू होता जाता है, 8 to the 4 to the 8, इस तरीके से आपका ऑर्बिट से इंटू होता जाएगा, 3 to the, इस तरीके से आपका करके हो जाएगा बेसिकली। इस तरीके से आपका मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कौन स्पेसिफिक ऑर्बिट पे कितने कितने होते हैं, पर मैक्सिमम आपको 8 होने ही होने चाहिए, नहीं है तो अनस्टेबल है वहाँ पे एटम। इस तरीके से सोडियम में देख रहे हैं 281 है, ठीक है। इसके आउटर रिंग में देख रहे हैं, बाहर वाले रिंग में, कि यहाँ पे जो है पहले वाले में तो भैया 2 है, दूसरे वाले में भी 8 है, और तीसरे वाले में 1 है। ये अनस्टेबल है, 1 दे तो भैया 28 हो जाएगा। भैया इसका कोई लॉस नहीं, 8 रहने चाहिए। तो अब बाहर वाले में 8 कैसे भी रहने चाहिए, तो ये अब 7 लेने पड़ेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। 1 दे दे किसी को तब भी स्टेबल हो जाएगा, तब इजी वे में हो जाएगा। 1 दे देगा, अब 7 लेने के लिए इज्जत भी जाएगी, 1 दे देंगे तो इज्जत बढ़ जाएगी, और हम लोग के पास भैया जितना है उतना एक बराबर अमाउंट में आ जाएगा। तो Cl, अब ये Cl है, इसके पास 7 है, भैया इसको 1 ही दर चाहिए, अब 1 ही चाहिए। इससे अगर 1 रुपया मिल जाएगा तो ये अमीर हो जाएगा, और ये 1 रुपया दे देगा तो ये ना अमीर होगा ना गरीब होगा, भैया नॉर्मल अपना नॉर्मल ही रह जाएगा, मिडिल क्लास बन के रह जाएगा। ये अमीर तो हो जाएगा पर इतना भीख मांग के अमीरी की, और ये इसने दिया, मिडिल क्लास है भैया, दिया पर इसने अच्छे काम के लिए दिया, इसका इज्जत बढ़ गया भाई। तो इसका जो ये 1 है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और 7 में जुड़ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो Na में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसका जो एटम है, इसके एक एटम इसमें मिल जाएगा, और इसका ये अपना बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 28 और 288 का बन जाएगा, और ये बन जाएगा Na प्लस Cl माइनस। इस तरीके से ये कंपाउंड बन गया। इसमें नेगेटिव चार्ज इसने क्योंकि लिया, इसमें पॉजिटिव चार्ज इसने क्योंकि दिया, और ये कंपाउंड बन गया। यही है आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट बढ़ो यार। पॉलीएटॉमिक आयन बोला था, ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज, ऐसे एटम जो चार्ज को कैरी करते हैं उसी को हम लोग एटॉमिक पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयन कैसे, जो एटम होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब पोटेशियम चार्ज कैरी करता है, सोडियम प्लस होता है, इस तरीके से चार्ज कैरी, एल्युमिनियम चार्ज कैरी करता है, और बहुत जितने भी हमारे एटम होते हैं बहुत सारे एटम चार्ज कैरी करते हैं, और जो चार्ज कैरी करते हैं यानी कि वो पॉलीएटॉमिक आयन में सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। और उनके एग्जाम्पल आ जाते हैं सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, क्लोरेट, कार्बोनेट, नेट 8 वाले जितने भी 8 वाले हैं, इनमें कॉमनली आपको आयनिक कंपाउंड वाले आपको मिलेंगे, यानी पॉलीएटॉमिक। और पॉली का मतलब एक आपको मीनिंग मतलब नहीं बताया, पॉली का मतलब होता है मेनी, और एटॉमिक का मतलब एटम। मेनी बहुत सारे एटम जो चार्ज कैरी करते हैं उसे हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। इसको नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है गाइस, वैलेंसी जानना जरूरी है। वैलेंसी क्या होता है, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, तो इंसान, हम मान लो इंसान है तो हमारे पास ताकत होगी तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे। तो वो ताकत जो होती है ना, तो वो ताकत कैसे होती है, जो आयन जो होता है ना, वही आयन ताकत देता है।
यानी कि आयन ही से हमारी वैलेंसी डिसाइड होती है। सो वैलेंसी मतलब ताकत, पावर किसकी, एनर्जी किसकी, हमारे एटम की जो एनर्जी होती है उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। जो हमारी पावर होती है, एलिमेंट की कैपेसिटी जितनी होती है उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। अब वैलेंसी की भी टाइप होती हैं, बहुत सारे होते हैं एटम जिसकी एक ही वैलेंसी होती है। बहुत सारे इंसान होते हैं जिसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, जिनकी पावर कम होती है, जिनकी काम करने की क्षमता कम होती है। बहुत सारे इंसान होते हैं जिनकी काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, किसी किसी की मीडियम होती है। इस तरीके से एटम्स में भी होते हैं जिनकी जो काम करने की क्षमता, जिसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं, जिनकी वैलेंसी कुछ कम होती, कम यानी कि 1 होती है, कम मतलब 1, और किसी की 2 होती हैं, और किसी की 2 से अधिक होती हैं, यानी 3 होती हैं, 4 होती हैं, और 5 एंड सो वन होती है, बहुत सारी होती है। तो जैसे जिसकी वैलेंसी 1 है मतलब मोनोवैलेंट, मोनो मतलब 1, वैलेंट मतलब वैलेंसी। कैटायन एनायन, कैटायन मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज वाले, नेगेटिव चार्ज वाले, जिनकी वैलेंसी 1 है उन्हें मोनोवैलेंट और मोनोवैलेंट कैटायन एनायन कहते हैं। कैटायन, मोनोवैलेंट कैटायन के एग्जांपल हो जाएंगे सोडियम, देखिए इनकी वैलेंसी 1 है, इनकी वैलेंसी 1 है, +2 नहीं है, सिर्फ 1 है, +1 या 1 शो नहीं होता है। ठीक है। तो K प्लस H प्लस, और यहाँ पे एनायन जिसकी वैलेंसी माइनस है। ठीक है। तो Al माइनस यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, यानी कि इन्होंने वैलेंसी यानी कि पावरफुल वाले हैं, 1 वाले जो पावरफुल वाले हैं, 1 वाले जिन्होंने लिया है, ये वो वाले पार्टी वाले हैं जिन्होंने लिया है, ये कैटायन, जिन्होंने लिया है एनायन। और सेकंड आ जाता है डाई वैलेंट कैटायन। डाई मतलब 2, वैलेंट मतलब वैलेंसी, कैटायन एनायन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, और उनकी वैलेंसी 2 होती है। ऐसे हमारे कैटायन एनायन जिनकी वैलेंसी 2 होती है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, +2 है, यानी कि ये 2 है, इनके पास पावर जो है, इनकी जो क्षमता है वो 2 की क्षमता है, और ये 2 से उखाड़ मीडियम में आते हैं ये। ठीक है भैया, ताकत है। और बहुत सारे माइनस O2 वाले, यानी एनायन भी आते हैं। ताकत तो है, और ताकत इन्होंने कैसे बनाई, एनर्जी ड्रिंक पीकर, ये पीकर तब उनके बराबर में आए, पर फिर भी इन्होंने आर्टिफिशियल वे में बनाया, इन्होंने ओरिजिनल वे में बनाया। दोनों में ताकत तो सेम है, पर जिसने ओरिजिनल बनाया उसमें पॉजिटिव आ गया, जिसमें ओरिजिनल नहीं है तो नेगेटिव आ गया। ऐसा मान के अब चलो। अब ट्राई वैलेंट कैटायन एनायन आ जाता है। ट्राई वैलेंट मतलब तीन वैलेंसी वाले कैटायन एनायन, 3 वैलेंसी वाले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले एटम, इनका नाम कैटायन एनायन होता है। एग्जाम्पल आप Al+3, हमें लगता है लिखना भूल गए हैं, Al+3 होता है। इस तरीके से बहुत सारे हो जाते हैं। और हमारा माइनस वाले में भी आ जाते हैं, माइनस वाले में O3 माइनस हो जाता है हमारा, यहाँ पे O-3 में आ जाता है। तो ये सब हमारे एनायन हो जाते हैं और कैटायन हो जाते हैं। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट देखते हैं भाई, सॉरी थोड़ा आगे बढ़ गए हम। यस, मॉलिक्यूलर मास। आपको बताया था कि मॉलिक्यूल का मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब मॉलिक्यूल के मास को कैसे निकाला जाए, द सम टोटल ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। हम लोग एटम का मास जानते हैं। हम जैसे मैंने बताया था, आपको ट्रिक भी बताया, एटम का मास, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और हमारा ऑक्सीजन का 16 होता है, हमारा सोडियम का मास होता है 11 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। मास याद रहे तो आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। कैसे, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। कैल्शियम का मास होता है कितना, 40, और कार्बोनेट का मास होता है हमारा कार्बोनेट। आप बोलेगे भैया कार्बोनेट, यार इसका मास कैसे होगा? तो कार्बोनेट में क्या क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट से बना ये, तो उन सारे तीनों एलिमेंट का मास लिख दिया मैंने, और एक सिंपली एक एलिमेंट है कैल्शियम, उसका मास लिख दिया, और सारे को जोड़ दिया। एक और बात, ये एक बात याद रखना कि हमारा कार्बोनेट जो बनता है कैल्शियम और ऑक्सीजन से बनता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है। तो कार्बन हमारा 12 हो गया,
और ऑक्सीजन तो बनता है। तो यहाँ पे आप कार्बोनेट में 3 देख रहे हो, तो ऑक्सीजन के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन का 3 होता है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है मास, और 3 हो गया, मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर लो 40 इस तरीके से, आपका टोटल 100 AMU या 100 U करके आपका मास आ जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से एक इजी आप लोग को लेके चलते हैं। मॉलिकुलर मास, हम लोग वाटर का इतना एग्जाम्पल ले रहे थे, उसका मॉलिकुलर मास कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया। हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 2 होता है, तो 2 प्लस 16 यानी कि ऑक्सीजन का मास 16 होता है, दोनों को जोड़ने पर 18 U आ गया। ठीक है, आप लोग का एग्जाम में आ जाएगा फाइंड द मॉलिकुलर मास ऑफ दिस, फाइंड द मॉलिकुलर ऑफ दैट, आना ही आना है। ये नहीं आएगा तो 1 नंबर 5 नंबर तक के आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे ही आएंगे। इसके आने का कोई सवाल नहीं है, ना इन हर पेपर में आता है, हर स्कूल में पूछा जाता है, पीरियोडिक हो एनुअल हो, पूछा ही पूछा जाएगा, नहीं पूछने का सवाल नहीं बनता है। तो गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉर्मूला मास क्या है? फॉर्मूला मास यूनिट बेसिकली इसको बोलते हैं। फॉर्मूला मास यूनिट क्या है? द सम टोटल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अ गिवन एटम इन अ फॉर्मूला यूनिट। वही मॉलिक्यूलर मास जो फाइंड करते हैं ना, वही फॉर्मूला मास हो जाता है। बस फॉर्मूला मास में क्या होता है ना कि हम लोग यूनिट भी लगा देते हैं। मॉलिक्यूलर मास में हम लोग यूनिट लगाते हैं यू, है ना। फॉर्मूला मास आ गया तो यू हटा के हम लोग जी कर देते हैं, तो हम लोग को जी यूनिट लगानी है, तो फॉर्मूला मास हम लोग लिख दिया। और अगर यू लगाना है तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास, और दोनों का फंडा सेम है, दोनों में वही काम करना पड़ता है हम लोग को। एटम्स है उनका, एटम मतलब आयरन सल्फाइड है, तो आयरन का हम लोग मास लिखेंगे, सल्फाइड का मास लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आ गया मास, है ना। यहाँ पे आप बनाया इस तरीके से यहाँ पे आप बनाया हुआ, आप देख सकते हो। थोड़ा सा टाइट ज़्यादा हो गया तो मैं स्पीड में जा रहा हूँ, और इस तरीके से तो आप लोग का आ गया मोल। नेक्स्ट बढ़ो यार, व्हाट इज मोल? मोल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिक मैं बनाऊंगा इस पर अलग वीडियो, आप कमेंट करिएगा, अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी थोड़ा जल्दी है तो मैं थोड़ा सा आपसे स्पीड में बता रहा हूँ मोल क्या होता है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि हम हर चीज़ को जैसे कि हर चीज़ आ जाता है, हमारा चीनी लेते हैं तो उसको केजी में नापते हैं, दूध लेते हैं तो उसको लीटर में नापते हैं। उस तरीके से एटम जो हम लोग लेते हैं, तो एटम के लिए भी तो कोई हमारा यूनिट होना चाहिए, ये होना यूनिफाइड AMU, तो वो अलग चीज़ है। पर मोल एक हमारा ये हो जाता है, एटम का जो भी वेट हो गया, जो भी चीज़ हो गया, उसको नापने के लिए, नापतोल करने के लिए, एटम को भी हम लोग एटम का वेट निकालने के लिए हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं। मोल को डिफाइन कैसे करेंगे? मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन। उस सब्सटेंस में कितने एटम हैं। मान लो चीनी लियो, चीनी को तो हम लोग केजी में नापते हैं, पर वो हटाओ, बने किससे? एटम से बने हैं ना। तो उस पूरे 1 केजी चीनी लिए हैं, तो उस 1 केजी चीनी में कितने एटम है, उसको निकालने के लिए, उसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग को एक यूनिट आ जाता है, जैसे केजी है तो 1, ये जब केजी हो जाता है ये यूनिट है। तो हमारा मान लो कि इसमें कितने आइटम आ जाएंगे, मतलब 1 लाख आइटम मान लो आ गए, 1 लाख आइटम आ गए, ये तो 10,000 हो गया। 1 लाख आइटम आ गए, 1 लाख यहाँ पे M कर दो या MOLE मोल लिख दो, तो 1 लाख मोल, एक किलो चीनी में 1 लाख मोल, यानी 1 लाख एटम आ गए हैं। ये 1 लाख एटम को, जैसे हम लोग 1 केजी चीनी को 1 किलो चीनी है तो 1 केजी से नापते हैं उसको, तो 1 लाख एटम को हम लोग मोल रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट मोल लिखते हैं। बस यही है इसमें। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट भैया। हाँ, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे भी आपका बताया हुआ है कि भैया जैसे कि हम लोग बनाना को दर्जन में नापते हैं कि 1 दर्जन में 12 बनाना होते हैं, 1 ग्रॉस में 144 यूनिट हमारे सामान आ जाते हैं, यानी 1 दर्जन में हमारे बनाना आ जाते हैं ना, 1 दर्जन बनाना यानी 12 बनाना। उस तरह से 1 मोल कितना होता है? 1 मोल। 1 मोल में भी वैल्यू होती है, 1 मोल मैंने लिया, यानी 1 मोल आइटम लिया, तो उसमें कितने आइटम आ गए? तो 6.022 into 10 to the power minus 23, 10 to the power 23। कोई 2 नहीं, कोई 2 3 भी लेता है, तो अप्रॉक्स माना जाता है। तो आप 2 लो या 2 3 लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 मोल में इतने आइटम आते हैं। अभी आगे बताऊंगा कितने आइटम आते हैं। मैंने आपको सेम टॉपिक बताया कि पेयर ऑफ शू को हम लोग कैसे नापते हैं,
तो 2 जूते हैं। एक पेयर ऑफ शू में कितने जूते हैं? 2 जूते होते हैं। एक दर्जन अंडा है या बनाना है तो उसमें कितने अंडे आ गए या कितने बनाने आ गए? तो 12 हमारे 12 सामान आ गए उसमें। 12 एक दर्जन में 12 चीज़ आ जाएंगी, कोई भी आइटम है। एक ग्रॉस पेंसिल यानी पेंसिल को नापने के लिए ग्रॉस इस्तेमाल किया जाता है, तो 144 पेंसिल आ जाएंगे उसमें एक ग्रॉस में। तो उसी तरीके से एक मोल हो गया, एक मोल में इतने एटम आ जाएंगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हो गया तो उसमें इतने एटम आ जाएंगे। तो ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसको याद कर लीजिए। 6.022 इंटू 10⁻23 यही दिया हुआ है। 1 मोल इज व्हाट इज a collection of 6.033 पार्टिकल इज नेम्ड एज 1 मोल। इसको हम लोग एवोगाड्रो कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर है या एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। एवोगाड्रो कौन है? ये जो साइंटिस्ट का बना हुआ फोटो, अभी आपको दिखाऊंगा फोटो। ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम एवोगाड्रो था। तो एवोगाड्रो जी ने हमें मोल के बारे में बताया। इनका नाम इनके एवोगाड्रो भी कहते हैं, एवोगाड्रो भी कहते हैं और एक मोल भी कहते हैं। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 हमारे एटम आ जाते हैं, यानी कि कितने करोड़ खरब एटम। और इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी है। और ये एनसीईआरटी का आपका दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे आपको बताया हुआ है एटम। और C12 एटम से हम लोग इसका वेट नापते हैं, कैसे दिखाया कि कैसे 1 मोल कैसे होता है। इस तरीके से साइंटिस्ट ने कैसे बनाया, उसका पूरा रिसर्च बेसिस दिया हुआ है कि इधर हमने कार्बन रखा, इधर हमने ये रखा, एक सिंपल ये एटम रख दिया, मान लो कार्बन का एटम रख दिया, इधर एक कार्बन का 12 ग्राम कार्बन रख दिया और दोनों को नापा गया तो इतना मोल हमारा आ गया, इतना एटम उसमें रहेंगे, ये पक्का है, ठीक है। इस तरीके से बनाया गया पूरा हिस्ट्री है, आप जान लो। आता नहीं एग्जाम में, इसलिए बताया मैंने, ठीक है। और यही अब एवोगाड्रो है, ये भी इमेजिनरी फोटो है पर देख लो, आपको एनिमेशन के तौर पे और अच्छे से याद हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स कौन कौन आ जाते हैं? तो प्रॉब्लम्स जानने से पहले उनके फार्मूला जान लो कि आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट से एग्जाम में बच्चों को दिक्कत आता है। मोल कॉन्सेप्ट में तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया रहता है, पर अगर आप ये फार्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लड़ जाना बढ़ जाना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो आपका हो गया नंबर ऑफ मोल, मान लो पूछिएगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए ये फार्मूला याद होना चाहिए। गिवन मास आपका पहले से दिया रहेगा 11 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 11 ग्राम मास ऑफ वाटर, 11 ग्राम मास ऑफ वाटर। तो वाटर का आपको मास पता है 18 ग्राम होता है, यानी मोलर मास उसका 18 होता है। और पहले से 11 ग्राम दिया हुआ है या मान लो 12 ग्राम दिया हुआ है, तो कट पुट करके जो भी आएगा वो हमारा नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। हम लोग अभी बनाएंगे, दिखाते हैं आपको। निकालने के लिए आपको क्या करना है ना कि आपको नंबर ऑफ मोल से मास को इंटू कर देना। नंबर ऑफ मोल से मोलर मास को इंटू कर देंगे तो मास निकल जाएगा उस स्पेसिफिक आपको एटम का या कंपाउंड का। अब नंबर ऑफ मोल निकालने आ गया, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको नंबर ऑफ मोल बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम से निकालने आ गया। नंबर ऑफ एटम निकाल के दिखाओ कितने एटम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ना। यहाँ पे आप नीचे रखोगे और पार्टिकल जितना भी दिया हुआ होगा ना उसका नंबर, आपका स्पेसिफिक नंबर का पार्टिकल दिया जाएगा। 11, 12, 13 पार्टिकल हैं। और एवोगाड्रो नंबर यानी नीचे 6.022 रखो, और ऊपर भी ऐसे 6.022 दिया हुआ है ना, उसी देर के ऊपर भी दिया रहेगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग और डिवाइडेड बाई 6.022 कट कुट करोगे, दोनों कट जाएगा, पावर से पावर कट जाएंगे। इस तरीके से आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। इस तरीके से भी नंबर ऑफ मोल निकाले जाते हैं। 2 तरीके से नंबर ऑफ मोल निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट के बन जाएंगे। और अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं आप पे मूल कॉन्सेप्ट पे स्पेशली वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आप लोग को दिक्कत आती है, मुझे भी दिक्कत आई थी। दिक्कत की कोई बात नहीं है, समझने में दिक्कत होती है, समझ नहीं पाते हैं बच्चे। अब मैंने समझ गया तो मैं आपको बताता रहूँ, मुझे नहीं समझ में आता तो मैं भी 10 तरह की वीडियो इधर उधर देखता, मुझे समझ में आ गया तो मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं कि मोल दिया हुआ है और यहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो N2 दिया हुआ है, तो ये गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन, तो N2 नाइट्रोजन का मास आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको फार्मूला ही बता दिया, उससे 2Z के फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मास मुझे पता है, तो 14 ग्राम इसका मास होता है और मोल पहले से दिया हुआ है, तो मोल दिया है, ये दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है मास। मैंने बताया था ना मास कैसे निकलेगा, तो नंबर 1 है और इसका आंसर क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन है ना,
ये आपका लग रहा है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये। तो आपका 0.5 मोल है, इनटू कर देंगे हम लोग 14 और ये आ जाएगा नीचे, हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और 14 4 5 20 और 5 1 5 6 6 7 और 10 और 0 जैसे कट गया, यानी कि 7 ग्राम या 7 यूनिफाइड मास आ गया हमारा। इसका मास आ गया हमारा और नाइट्रोजन का मास आ गया हमारा मोल को जोड़ के 7 यूनिफाइड यानी 7 ग्राम मास आ गया हमारा। ठीक है, इसी हिसाब से आप और भी सॉल्व करना। मैं आप 3 सॉल्व करके इधर बोला था ना, यहाँ पे दे देगा नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23 यानी 23 दिया हुआ, -23 नहीं 23 ये तो हटाओ। और यहाँ पे आपको एवोगाड्रो नंबर लगाने, यानी कि एवोगाड्रो होता है 10 टू द पावर 23, ये पूरा कट जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो यानी नंबर ऑफ मोल हो गया 1। इस तरीके से आपका ये हो गया। ठीक है, आपने इरेज कर दिया मैंने। अब यहाँ से आपको और भी दिया हुआ एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो इस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो। मैंने आपको तीनों आपको फॉर्मेट से मैंने सॉल्व करके बता दिया और यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ भी है दूसरे क्वेश्चन में, आप ये भी देख सकते हो, समझ में आएगा। मैं मूल कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाऊंगा, अभी जल्दी हो गया तो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। तो आपका इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होते हुए ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया मॉलिकुलर एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बेसिस पे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, या तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, फिर से बताता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ मैंने जो पढ़ा है 9th में, मैंने केमिस्ट्री में मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने कैसे सॉल्व आउट किया उसको मैंने वही बताया है। और एक चीज़ और, अगर आपको मुझसे जूम मीटिंग में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन, मैंने जिस टीचर से पढ़ा था क्लास 9th में, उस टीचर से आपको पढ़ना है जिसने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई थी। केमिस्ट्री की मेरी सारी डिफ़िकल्टीज चली गई, 9th 10th की तो बेसिकली चली ही गई, 11th में क्या होगा नहीं पता। तो बेसिकली नहीं आने वाली है क्योंकि अब केमिस्ट्री मुझे पसंद है। तो यहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनका कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप मुझे स्पेसिफिक कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुझे पढ़ना है उनसे, आपको ऑनलाइन वो पढ़ाएंगे ट्यूशन। और फीस उनकी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ लेते हैं, जिसमें आपका साइंस और मैथ्स कवर हो जाएगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे। तो स्टे होम, स्टे सेफ और आप लोग हेल्दी रहें। और इसी हिसाब से मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। केमिस्ट्री पे लाऊँ, फिजिक्स पे लाऊँ, कमेंट कर देना, पर आने वाली है आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो क्लास 9th पे, 10th में भी मैं डालूंगा। तो गाइस, अभी के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी।